इस फिगर को देखिए, इसमें आपको बताए थे कि ऊपरी सतह क्या है, क्रस्ट 0 से 34, उसके बाद 34 मतलब 0 से 200 तक क्या है, अस्थल मंडल लिथोस्फीयर, 200 से 700 दुर्बलता मंडल सेमी सॉलिड, 700 से लेकर के 2900 लोअर मेंटल सेमी सॉलिड है कि थोड़ा कठोर है, और आउटर कोर कैसा है, लिक्विड, और इनर कोर सॉलिड। हाँ, लेकिन अंदर को जाके देखा नहीं ना है कि अंदर का हालत कैसे है। हमें कैसे पता कि आउटर कोर लिक्विड है, कोई जाकर तो देखा नहीं, लेकिन कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ सबूत जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। जब भी कोई हलचल दुर्बलता मंडल में होगा, उसका असर कहां दिखने वाला है, अस्थल मंडल, एस्थेनोस्फीयर में कोई भी हलचल होगा उसका असर दिखेगा किसमें, लिथोस्फीयर में। तो उसके लिए हम एक बनाए हैं डायग्राम, इधर यहां पर आप देखिए, दुर्बलता मंडल मान लेते कहीं असर हुआ, कोई हलचल हुआ, अब इसका एनर्जी जो है ट्रैवल करके एक पॉइंट पर आया, यहां जिस जगह पर एनर्जी रिलीज हुआ मतलब हिट किया अंदर लिथोस्फीयर में, उस स्थान को क्या नाम दिए, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर या फोकस, हिंदी में भूकंप। अब एनर्जी तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर उसको मिला खत्म, एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ है। अब यहां से एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में हर तरफ ट्रेवल करेगी। अब ए बी सी और डी, इसमें सबसे पहले कहां पहुंचेगा, बी पर। तो बी जहां पर सबसे पहले पहुंचे और सबसे अधिक असर हो, सबसे पहले उस जगह को क्या नाम दिया, एपिसेंटर, एपिसेंटर या ऊपरी केंद्र या अभिकेंद्र। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ये जो आउटर लाइन है ये सरफेस है कि बॉडी है, सरफेस है, और इसके अंदर वाले को हम बना देगा बॉडी है। तो जो भूकंप का जो तरंग है, जो एनर्जी है, जिस तरंग के फॉर्म में जाती है, उसका नाम हम रखे हैं सिस्मिक वेव या भूकंप तरंग। अब ये जो सिस्मिक वेव होता है ना, ये दो प्रकार का, एक है बॉडी वेव, मतलब बॉडी के अंदर, अर्थ के बॉडी के अंदर, जिसको क्या बोलेंगे, भूगर्भित तरंग। दूसरा क्या है, सरफेस वेव, मतलब धरातलीय तरंग। अब धरातलीय तरंग के बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि जब पहुंच जाएगा सरफेस के ऊपर फिर पढ़ेंगे। अभी हम बॉडी वेव के बारे में जानते हैं। बॉडी वेव होता है दो प्रकार का, पी वेव, एस वेव। पी माने प्राइमरी, प्राथमिक, एस माने सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक। अब प्राइमरी जो वेव है ट्रेवल किस में किया, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और जो सेकेंडरी वेव है वो किस में ट्रेवल करता है, सिर्फ सॉलिड, ध्यान रहे, एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड में जाता है। अब इन्हीं दोनों के आधार पर हम देखेंगे कि अंदर के हालात कैसे हैं। ठीक है, इसी से पता चलेगा। चलो, अब ये फिगर जो है, ये जो बनाए हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, थोड़ा पॉज कर दो। ठीक है, ये है अर्थ, ये है क्या, कोर। अब इसके पहले एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सब हमने दिखाया है, बट इतना समझ लो कि ये कोर है, उसके पहले का बाकी हिस्सा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भूकंप जो है यहां असर किया, मतलब वो क्या है, फोकस, भूकंप मूल। अब हम बताएं कि वेव जो है हर दिशा में ट्रेवल करती है, तो एक तो सबसे पहले यहां पहुंचेगा, फिर बाकी जो है यहां भी पहुंचेगा, यहां भी पहुंचेगा, यहां भी पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ले, और जो अगला आया यहां, रुकिए, ये कौन सा वेव हो सकता है, आउटर कोर कैसा तुम्हारा, लिक्विड था, एस वेव किस में जाता है, सॉलिड। तो ये जो लाइन है ना, ये एस वेव का है। एस वेव जो है सॉलिड में तो आ गया। अब वो कहोगे सर एस्थेनोस्फीयर भी तो सेमी सॉलिड है, कहने का मतलब पूरी तरह से लिक्विड नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े पास में है तो जाएगा, लेकिन स्पीड थोड़ा सा होगा स्लो, लेकिन जाएगा। इधर भी कुछ ऐसा ही हालत होगा। मतलब अब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, एस वेव जो है इधर यहां तक, इधर यहां तक। एक बात करो, यहां जब भूकंप आया, ये तो एपिसेंटर बनेगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे अधिक असर वहां है।
लेकिन जो एनर्जी यहां आई, यहां भी तो फील होगा ना थोड़ा सा कि हाँ कुछ आया। मान लेते यहां पर 7 के रिक्टर स्केल से आता है, तो यहां हो सकता है 1 से 2 आए, आना तो है, लेकिन इधर रीडिंग होगा क्या? इधर तो पता ही नहीं चला एस वेव का, पी वेव का नहीं, एस वेव का। तो जिस हिस्से में रीडिंग नहीं आया एस वेव का, उसको क्या बोले? एस वेव शैडो जोन, मतलब छाया क्षेत्र। फिगर बनाते चलिए। एस वेव शैडो जोन मतलब एस तरंग का छाया क्षेत्र। कहां से कहां तक है? यहां 105 डिग्री, इधर भी 105 डिग्री। बोलेगा कैसे सर, सेंटर है 90 डिग्री, कौन बना लो? बन गया 90 डिग्री। तो ये 90 है, तो इधर देख लो ना, 90 से एक्स्ट्रा जा रहा है, तो लगभग 15 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया 105 डिग्री। उधर भी बस है। ये हुआ पी वेव का। अब आप डायग्राम बना लीजिए। एस वेव क्योंकि इसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। हेलो क्लासमेट, एस वेव क्योंकि इसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके बाद एस वेव ट्रेवल नहीं किया। समझ आ रहा बात? तो हम जानते हैं पहले से आउटर कोर लिक्विड है, लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता लगा? उन लोगों ने सोचा कि जब इसके बाद ट्रैवल नहीं कर रहा है एस वेव, इसका मतलब अंदर जरूर कुछ ऐसा हिस्सा है जो सॉलिड नहीं है। ठीक है, अब सॉलिड नहीं है तो क्या हो सकता है? एक तो ऑप्शन मान लो गैस हो सकता है, लेकिन अंदर अगर गैस होता है ना तब पृथ्वी कब फट जाता है, क्योंकि गैस इतना कंप्रेस नहीं हो पाएगा। कंप्रेस अगर किए तो गैस कभी ना कभी वो प्रेशर ज्यादा रिलीज करेगा, गैस में ज्यादा प्रेशर होता है, तो जरूर चांसेस है कि वहां पर क्या होना चाहिए? लिक्विड। और गैस जो पहले था ना वो वायुमंडल बन चुका है, बाहर आ गया सब, क्योंकि जब भी घुमाव होता है तो हल्की चीजें बाहर आ जाती है, गैस हल्का था वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या चांसेस है फिर? लिक्विड का। इससे क्या पता लगता है? आउटर कोर लिक्विड है, एविडेंस मिल गया पहला। अब जरा पी वेव देख लें, तो एस वेव जैसे जा रहा वैसे पी वेव भी जाएगा। पी वेव जो है इनर कोर में जाता ही है, आउटर कोर में भी जाएगा ना, सॉरी आउटर कोर में जाता है, इनर कोर में भी जाएगा। क्यों? एस वेव तो सॉरी पी वेव तो तीनों में ट्रैवल कर रहा है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम मॉडिफाई करते हैं। अब पी वेव का छाया क्षेत्र, एक्चुअली पी वेव का छाया क्षेत्र होने लगेगा से बाहर, ये अब कौन सा हो जाएगा? पी वेव। मतलब दूसरा डायग्राम आप बनाओगे, हम यहीं पे मॉडिफाई करेंगे। अब ये क्रॉस करेगा इससे, ऐसे और भी वेव्स होंगे, और यहां पर निकलने के बाद एक ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, एस वेव का असर यहां तक दिखा ना, उधर उधर, मतलब यहां अगर 7 के है तो यहां 1 2 का होगा मे बी, तो पी वेव का भी तो कुछ असर होगा, इधर 7 का इधर भी कुछ देगा ना सर, लेकिन इतना दूर के बीच में दिया ही नहीं। ये पुराना वाला मिटा है, ठीक है, इतना दूर के बीच में नहीं दिया, तो ये हिस्सा क्या हो गया? पी वेव शैडो जोन। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग एक क्वेश्चन पूछे नहीं है सर कि सर वेव जा रहा है तो इसे तिरछा के कहा जा रहा है, वेव तो सीधा ट्रैवल करता है। 10th में पढ़े होंगे कि जब भी मीडियम चेंज होता है ना तो वेव जो है तो नॉर्मल के करीब या तो नॉर्मल से दूर जाता है। पढ़े हो? वो क्लास लेवल एक एक्सपेरिमेंट आता था कि वो लाइट रे आ रही है, नॉर्मल है, तो अगर ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ये भाग जाता था दूर। लाइट रे अगर आ रही है ऐसे, ये अगर रेयर है, ये डेंसर है, तो पास आता था नॉर्मल के। पढ़े? अब ऊपर का हिस्सा है ज्यादा सॉलिड, अंदर जब जाते हैं तो जो रॉक्स है वो नरम होने लगता है, मुलायम होने लगता है, और अंदर गए तो सेमी सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर रिजिड, ऐसे है, सॉरी सेमी सॉलिड के बाद फिर लिक्विड,
इस वजह से अंदर जब भी वेव ट्रैवल करेगी तो क्योंकि डेंसिटी अंदर हो रहा है कम, तो ये भागने का प्रयास करेगी, इसलिए वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल किया। अगर ये सीधा सीधा ट्रैवल करता ना, मान लेते अर्थ है और वेव अगर सीधा सीधा जाता था, ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो पृथ्वी के हर हिस्से में पहुंचता। ये खाली क्षेत्र नहीं होता, ये खाली क्षेत्र है। इससे ही पता लगता है एक और चीज कि अर्थ का जो मटेरियल है ना अंदर तक एक जैसा नहीं है। अगर मटेरियल एक जैसा होता तब तो सीधा सीधा जाता। इसी से पता चलता है कि कहीं सॉलिड है, फिर सेमी सॉलिड है, फिर सेमी सॉलिड है थोड़ा कठोर है, फिर कहीं लिक्विड है। और एक और चीज पता लगा, इनर कोर में जब वेव ट्रेवल किया तो यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा कैलकुलेट हुई। अब कैलकुलेट कैसे होता है? जब भी कोई वेव ट्रैवल होता है ना, तो उसके इंस्ट्रूमेंट से जब जांच करते हैं तो वेव कैसे कैसे कहां कहां गया है ये भी जांच कर सकते हैं। इनर कोर इज सॉलिड रिजिड, क्योंकि यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है, तभी इसे आउटर कोर इज लिक्विड। इनर कोर क्या है? सॉलिड है। कैसे पता चला? वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा थी, तो जितना ज्यादा सॉलिड उतना ज्यादा स्पीड। ठीक है, अब इन सब के आंकड़ों का स्पीड लिख लो, सॉरी इन सब के स्पीड का आंकड़ा लिख लो। प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड है। सेकेंडरी वेव का स्पीड जो है 4 to 5 किलोमीटर पर सेकंड है। सरफेस वेव का स्पीड जो है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका स्पीड है। हाँ, प्राइमरी वेव का स्पीड क्या है? 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। सेकेंडरी वेव का स्पीड 4 to 5 किलोमीटर पर सेकंड और सरफेस वेव का स्पीड 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो कुछ आंकड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब एक और चीज, पी वेव का छाया क्षेत्र कहां से कहां है? यहां पर जो पकड़ में आता है ना 145 डिग्री इधर, 145 डिग्री इधर, ध्यान दीजिए। हेलो, लिखना बंद कर। एस वेव कहां तक आएगा? 105 तक। तो पी वेव जब ट्रेवल किया ना तो 145 तक से लेके 145 के बीच में भी ये यहां पर रीडिंग दिया। इधर पता चला कि भूकंप का कुछ असर है। जैसे नेपाल में भूकंप आया होगा तो उसके उस साइड जो मैक्सिको देश है वहां पर आपको दिखेगा सर। कैसे वो बता, आज तक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। नहीं ऐसा कोई है लेकिन कोई नहीं होगा। छोटा मोटा देश है जैसे इस्टोनिया, लैटविया, सर्बिया, बोस्निया, बहुत सारा छोटा देश है जिसमें भूकंप आया, आसपास के देशों में आया होगा, उसके खुद के देश में नहीं आया। यूं समझ लो कि जहां पहाड़ है भूकंप आने का चांस वहां ज्यादा है। अभी वहां पढ़ाई नहीं है ना, अभी जब वोल्केनो और पहाड़ पढ़ाएंगे फिर आपको बताएंगे। आप उंगली दुनिया में कहीं भी रख दो, आपको पता होगा भूकंप आएगा कि नहीं है। सर सरफेस का कितना बोले थे? सरफेस वेव का 1.5 से लेकर 3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा भारत महान है, भारत के ऊपर है नेपाल। नेपाल के जस्ट पीछे जाएंगे ना तो हमें एक देश मिलता है मैक्सिको। ठीक है, अब अगर नेपाल में भूकंप आया है तो उसका असर मैक्सिको में दिखेगा। कैसे दिखेगा? पी वेव की वजह से, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट साइड मिल रहा है। इसमें कुछ ऐसा हिस्सा होगा इधर या इधर, मतलब 105 से 145 डिग्री के बीच में, जहां पर भूकंप का असर पता ही नहीं चलेगा। न्यूज में पता लगेगा क्योंकि देखो ना वेव ट्रैवल नहीं है ना, ये छाया क्षेत्र है, शैडो जोन। न्यूज में पता लगेगा कि नेपाल में भूकंप आया था, लेकिन इधर और इधर कुछ हिस्से में 145 से लेकर 105 डिग्री के बीच में असर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पी वेव वहां तक नहीं पहुंचा। वो तो देखो वेव ही टिल्ट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है बताए थे? रिफ्रैक्ट कर रहा है, अपवर्तन। अब एस वेव का क्या है? 105 से 105, मतलब नेपाल में भूकंप आ रहा है तो एस वेव यहां तक या यहां तक जाएगी, पीछे वाले हिस्से में जाएगी नहीं। एस वेव का छाया क्षेत्र ज्यादा था, तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस वेव का छाया क्षेत्र कितना से कितना तक है? 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री। अगर पूछे नहीं वो पी वेव का, एस वेव का कहां से कहां है? 105 से 105। अगर बोले एस वेव का कितना, सर एस वेव का था 105 से 105, पी वेव का कितना है? 105 से 145। ठीक है, किसका स्पीड सबसे ज्यादा? पी वेव का। सबसे कम सरफेस वेव। अभी सरफेस वेव पर पढ़ाया नहीं है,
लेकिन इन तीनों में सबसे कम इसका स्पीड है। सर वो 7 मतलब उसका स्पीड है, वो 7 नहीं 7 जो है ये बता रहे हैं कि भूकंप का जो तीव्रता होता है रिक्टर स्केल पर, तो मान लेते हैं कि इधर 7 है, इसका असर इधर पर है ना, 7 दिखाएगा, इसका असर इस साइड कम हो जाएगा, 1 से 2 दिखाएगा। ओके, बॉडी वेव, सरफेस, सॉरी दो जो वेव है इसमें से पी एस और सरफेस वेव, इन तीनों में से विनाशकारी सबसे ज्यादा कौन होगा? पी सरफेस वेव। एस एस ध्यान दो, एक वेव ऐसा है आया निकल गया, पता नहीं चलेगा। एक वेव ऐसा है जो आ रहा था बढ़िया से, उसको हिला हिला के जाता है। प्राइमरी वेव जो होता है ना, ये चलता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुप्रस्थ, ठीक है। जो सेकेंडरी वेव है वो चलता है ट्रांसवर्स, मतलब अनुदैर्घ्य, मतलब अनुप्रस्थ मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ऐसे चलता है, अनुदैर्घ्य होता है ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे ट्रैवल करने में टाइम लग जाता है, ऐसे ऐसे वाला जल्दी पहुंच जाता है, और ये असर जैसे फास्ट टेक चला निकल गया, बॉडी से सरफेस तक आ गया। सरफेस पर दोनों आएगा, पहले कौन पहुंचेगा? पी। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पी पर पढ़ेगा नहीं किताब। ये है रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ यंत्र का। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट होगा क्या? पी वेव। पहले पी वेव आया तो कंपन होगा, तो कंपन का पहला रीडिंग पी वेव का। उसके बाद पीछे कौन पहुंचेगा? एस वेव। कुछ टाइम बाद, एक आध सेकंड बाद एस वेव ऐसे रीडिंग देगा। तो रीडिंग दोनों का सेम है। तीव्रता कैसे पता लगता है? यहां 0 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो इसी से पता लगता है कितना ऊंचा इसका एम्पलीट्यूड है, विस्थापन कितना ज्यादा हुआ। ठीक। तीसरा क्या होता है? जब सरफेस वेव देखा जाता है ना, धरातलीय तरंग, उसका तीव्रता देखो कैसे, इसलिए विनाशकारी होता है, आराम आराम से असर करता है, पूरा धरती को ऐसे ही डुला देता है, क्योंकि वो दोनों में जाता है। ऐसे भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, मतलब आगे भी जाएगा, तो धरती के हर हिस्से को अच्छा से हिलाता है। इसलिए आप कभी गौर किए हो कि नहीं, 12 मई 2015 आई रिमेम्बर, भूकंप उस दिन आया था, 1:15 बजे हम पढ़ा रहे थे। ऐसे एक तो 27 अप्रैल को आया था, तो 1:15 बजे दोबारा जो आया था ना 12 मई वाला, तो हम पढ़ा रहे थे 1:15 बजे, संडे का दिन था। हाँ, उस दिन सबसे पहले खिड़की का जो पल्ला होता है ना, वो हल्का वाइब्रेशन पे था, कर कर कैसे वाइब्रेशन होता है, फोन कैसे वाइब्रेट करता है उस टाइप का। तो अभी समझ में आता है कि अच्छा वो पी वेव था, उसका एस वेव। जो सरफेस वेव जो था ना, वो हमको फील हुआ जब हम बाहर निकल रहे थे, तो फ्लोर जो है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फील हुआ, तब समझ में आया। उस समय नहीं समझ में आया। 26 मई को भी है। नहीं 26 मई को फिर नहीं आया, 1 अप्रैल 26 अप्रैल को, नॉट 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। 26 हमारे दिमाग में ज्यादा रहता है, लेकिन 27 को आया था। 27 फिर 28 लगातार, 27 को आता 12:30, 28 को आता 11:30। न्यूज देख रहे थे हम लोग, छुट्टी था, फिर भागे। फिर 12 मई को आया, 3 बजे। हाँ, तो अब समझ में आया था कि सरफेस वेव काहे असर डालता है ज्यादा। ठीक है।